स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूअर्स। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम पुराने चैप्टर 9 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम पर चर्चा कर रहे थे और यहाँ चर्चा करने के दरमियान हमने देखा किस प्रकार से जो है राजा और राजा के दरबारियों का, विशेष करके उसके लेखकों का या इतिहासकारों का, कवियों का संबंध दिखाई देता है। अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रशस्तियों को लेकर के चर्चा करेंगे। उससे पहले एक मैसेज मैं आप सभी लोगों को देना चाहूँगा। मैसेज ये है कि मैंने देखा है कि अधिकतर, विशेष करके जो आजकल के माता-पिता हैं, वे अपने बच्चों से वो उम्मीदें रखते हैं जो उन्होंने कभी खुद से नहीं पूरी कर पाए। यहाँ मैं उनको सलाह देना चाहूँगा कि जिन पर आपका हक नहीं चला, आपका अधिकार नहीं चला, आप जिनको करने में सक्षम नहीं हुए, आप ऐसी उम्मीदें अपने बच्चों से मत पालिए। क्योंकि जब आप उनसे ऐसी उम्मीदें लगाते हैं, उनके ऊपर एक मानसिक दबाव बनता है। उनका जो मेंटल बैलेंस है, वह खत्म होने लगता है और जिसका परिणाम ये होता है कि वह जो विशेष करने की क्षमता रखते हैं या रखते थे, वह उसमें भी विशेष नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अगर आप कुछ विशेष अपने बच्चों से चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उनके दोस्त बनिए। अपने पिता होने के ईगो को आप त्यागिए। पिता तो आप हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका संतान आपको पिता मानता है, तो भी आप उसके पिता हैं, वो नहीं मानता है, तो भी आप उसके पिता हैं। तो इसलिए आप पिता होने के ईगो को त्यागिए और बी फ्रेंडली, आप बात कीजिए, आपका बच्चा क्या करना चाहता है। यदि आप उसके लिए कुछ, उसके सपनों को आगे बढ़ाने में यदि आप उसमें कुछ सहयोग कर सकते हैं, तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप मदद कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो आप उसे अवसर दीजिए। बेटा आप करो, आगे बढ़ो, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। आप जैसे भी कर सकते हो आप करो। आप करें या ना करें, लेकिन अगर आप ये एक शब्द कहते हैं कि जहाँ आपको मेरी आवश्यकता है, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। ये शब्द भी आपका बहुत बड़ा बल देता है आपके बच्चों को आगे बढ़ने में। तो इसलिए जो भी माता-पिता मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा संदेश है, आप कृपया इस बात को अन्यथा ना लें और इस बात को समझें, इस पर गंभीरता से विचार करें। आगे बढ़ते हैं हम, अपने अब विषय पर आते हैं। थोड़ा-सा लक्ष्य ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग भी नाराज़ हो जाएँगे। तो इसलिए हम आपको नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, बस हम आपको जीवन की वास्तविकता की तरफ आपकी दृष्टि को ले जाना चाहते हैं। तो अब हम अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं। हमने अपने पुराने अध्याय में देखा कि कवि कैसे बड़ी-बड़ी बातें मार रहा है अपने राजा को खुश करने के लिए, ताकि रजवा ज़्यादा धन दे उसे, खूब धन दे। जितना धन देगा उसका झोली भरेगा। भाई मालामाल बनेगा वो, तो प्रशंसा तो करना पड़ेगा। अभी आगे आप देखिए, 1-2 उदाहरण अभी आपके सामने आएँगे, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से वो अपना मालामाल हो गया है। तो हमने क्या देखा कि हमने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में देखा कि कवि जो हरिशेन है, वो कितनी बड़ी-बड़ी बातें लिखता है। संयोग से साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। हम उसी के आगे बढ़ते हुए जब और आगे देखते हैं, 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन के राज्य को देखते हैं। हर्षवर्धन का जो राजकवि है बाणभट्ट, वह उसकी आत्मकथा हर्षचरित लिखता है, संस्कृत में लिखता है और उसमें वो बहुत सारे जो है उसके राज्य की चर्चा, सामाजिक दशा की चर्चा, राजनीतिक व्यवस्थाओं की चर्चा, राजा के भावनाओं, संवेदनाओं की चर्चा करता है। वहाँ पर वह एक बात और लिखता है, अपने राजा के विषय में लिखता है कि जब हर्ष के
पिता और उसके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात वह राजा बनता है। और कन्नौज जहाँ का राजा उसका बहनोई है, उसकी बंगाल के राजा के द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिस पर वह क्रुद्ध होकर के बंगाल की तरफ चढ़ाई करता है और उस राजा को परास्त करके और वह कन्नौज को अपने अधीन करके अपनी बहन के लिए वह उसको संचालित करता है। इसके बाद वो बहुत विशेष उपलब्धि तो नहीं हासिल कर पाता है बंगाल में, क्योंकि ऐसी उसकी कोई योजना नहीं होती है। यह तो उसके भीतर एक प्रतिशोध की भावना है, जो उसके बहन के लिए दुखदाई घटना लेकर के आया, इसलिए वह बंगाल की तरफ जो है अपना अभियान करता है। और बंगाल की तरफ अभियान करने के बाद वहाँ वो बिल्कुल भी बहुत अधिक हद तक सफल नहीं हुआ, और जब वह प्रयास करता है नर्मदा को क्रॉस करके दक्कन की तरफ जब वह प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर उसको पुलकेशिन द्वितीय रोक देता है। तो इस प्रकार हर्ष की एक ये संक्षिप्त कहानी है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो हर्ष के विषय में यहाँ जो आपको 2 बात पता चल रही है। पहली बात तो ये पता चल रही है कि उसका राज्य कवि कौन था? हर्षवर्धन। पहले इसका आप समय जान लें। समय था 1400 वर्ष पूर्व का। 1400 वर्ष पूर्व का। इसका कवि कौन था? तो इसका जो कवि आता है वह आता है बाणभट्ट। इसकी आत्मकथा क्या है? वह है हर्षचरित। हर्षचरित की भाषा क्या है? रचना की भाषा। तो रचना की भाषा देख लीजिए, वह संस्कृत है। संस्कृत है। इसका अभियान बंगाल की तरफ होता है। अभियान आप देख लें। अभियान होता है बंगाल की तरफ। और कन्नौज का अतिरिक्त शासन कहाँ पाता है ये अपने राज्य के अलावा? तो वह पाता है कन्नौज का। तो इस प्रकार से यह एक संक्षिप्त जीवनी है हर्षवर्धन के समय की। इस क्लास की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं अभी इसको पूर्ण रूपेण नहीं कह रहा हूं, ये सिर्फ क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर 9 के न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम अध्याय से हर्षवर्धन के विषय में आपको सिर्फ इतनी जानकारियां मिलती हैं, इससे अधिक आपको नहीं मिलेंगी। आप इसको मोटा मोटी नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे अभी प्रशस्ति की कहानियां बाकी हैं, और राजाओं ने राजाओं को खुश करके, चटुकारिता करके कवियों ने किस प्रकार से अपनी झोलियां हैं, इस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। काम धंधा तो कुछ था नहीं, लड़ाके थे, लड़ना, उनका राज्य छीनना, उनका राज्य पर हमला करना, वो छिकाना, यही सब काम था। अब फ्री फंड का धन आता था, कवि लोग भी मजा मारते थे। तो इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे सामने जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो आता है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय, इनकी प्रशस्ति को लेकर के अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रशस्ति मैंने आपको कल बताया था, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि प्रशस्तियों की थोड़ी सी एक श्रृंखला चलती है, हालांकि बहुत लंबी नहीं है। तो यहाँ पर हमको ये दिखाई देता है कि सबसे पहले हम प्रशस्ति की ओर भी बढ़ने से पहले देखेंगे कि जो पल्लव थे, पल्लव वंश और चालुक्य वंश, ये दोनों बहुत ही ज्यादा सक्रिय थे। कहाँ पर?
दक्षिण भारत में इसी समय में, जिस समय हम हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं 1400 वर्ष पूर्व का, तो इसी समय की बात है। दक्षिण भारत में जो 2 सक्रिय राजा होते हैं, ये दोनों सक्रिय राजा कौन-कौन से हैं? इन दोनों सक्रिय राजा को आप देखिए। सबसे पहला 2 वंश आता है, वंश देखिए राजा नहीं। तो वंश जो आता है, तो सबसे पहले आता है पल्लव वंश, पल्लव वंश, और दूसरा आता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश, ये 2 वंश हैं जो दक्षिण भारत में पूरी तरीके से सक्रिय हैं। पल्लव वंशों का जो क्षेत्र है, इनका क्षेत्र आप देखिए। जो पल्लवों का क्षेत्र है, पल्लवों का क्षेत्र कहाँ तक आता है? इनकी जो राजधानी है, राजधानी क्या है? कांचीपुरम। राजधानी कांचीपुरम से लेकर कावेरी के डेल्टा तक, कावेरी का डेल्टा एवं आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, ये यहां पर सक्रिय है। चालुक्यों को जब आप देखते हैं, तो चालुक्यों का जो क्षेत्र है, इनका क्षेत्र शुरू होता है, चालुक्यों का क्षेत्र जो आज का रायचूर है, रायचूर देखेंगे जब आप नक्शे में, बेंगलोर से थोड़ी ही दूरी पर है। रायचूर के दोआब से लेकर के रायचूर के दोआब से कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच वाला क्षेत्र, तुंगभद्रा नदी के बीच वाला क्षेत्र, बीच वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पल्लव वंश और चालुक्य वंश ये दक्षिण भारत के उस समय के सबसे सक्रिय राजाओं में से हैं, सक्रिय वंश में से हैं, जिनमें आप देखते हैं कि पल्लवों की जो राजधानी है वो कांचीपुरम है, और जो इनका उसके आसपास का क्षेत्र प्लस कावेरी से लेकर के कावेरी का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा कांचीपुरम से लेकर के कावेरी के डेल्टा तक का इनका क्षेत्र है, और उसके आसपास का क्षेत्र। जब चालुक्य को आप देखते हैं, तो रायचूर के दोआब से लेकर के तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच वाला क्षेत्र है। इनकी राजधानी का जो नाम है वो ऐहोल है, नोट कर लीजिए आप इसे। ऐहोल, ऐहोल जो है इनकी राजधानी है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, पल्लवों की राजधानी क्या है? कांचीपुरम। चालुक्यों की राजधानी क्या है? ऐहोल। ये 2 प्रश्न आपके सामने हल हुए। तो इस प्रकार से इन दोनों क्षेत्रों में राज करते हुए, अब इनके भीतर जो सबसे खराब आदत क्या थी? ये आपस में लड़ते-भिड़ते रहते थे। इनका यही सिलसिला चलता रहा, जिसका फ़ायदा आने वाले समय में 2 अन्य राजवंशों ने उठाया। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि पल्लव वंश एक तरफ सक्रिय है, चालुक्य वंश दूसरी तरफ सक्रिय है। हालाँकि अब चालुक्य वंश की जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, अब जब चालुक्य और पल्लव, चालुक्य की जानकारी मिलेगी, तो चालुक्य की जानकारी के साथ-साथ हमें पल्लव की जानकारी ज़रूर मिलेगी। कारण कारण ये है कि ये दोनों कॉन्फ्लिक्टर थे। ये एक एक दूसरे के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। ये उसके ज़मीनों पर आक्रमण करना, जो समृद्धशाली क्षेत्र होता था, उनकी ज़मीनों पर आक्रमण करना, उसको हथिया लेना, छापेमार नीति जिसको आप कहें, या चाइना मार नीति, चाइना मार नीति का प्रयोग करते थे। उनको जब मौका मिलता है, तो वो इनके समृद्धशाली क्षेत्रों की ज़मीनों को हथिया लिया करते थे। तो इस प्रकार से इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट जो है लगातार चलता रहता था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है चालुक्य का, जो पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा आता है पुलकेशिन द्वितीय। हम इसकी आगे चर्चा कर रहे हैं।
तो पुलकेशिन द्वितीय, अब ये जो पुलकेशिन द्वितीय है ये बहुत ही प्रतापी राजा हुआ चालुक्य वंश का। तो इसने इसका जो दरबारी कवि था रवि कीर्ति। चालुक्य वंश, चालुक्य वंश, प्रतापी शासक कौन हुआ इसका? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ और इसका जो दरबारी कवि हुआ वो था रवि कीर्ति। दरबारी कवि कौन हुआ? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति इसके बारे में लिखता है, इसकी पूरी वंशावली का वह जिक्र करता है और उस वंशावली में वो बताता है कि किस प्रकार से पिता से पुत्र और पुत्र से पुत्र और पुत्र से पुत्र किस प्रकार से जो है राज्यों का स्थानांतरण होता रहा। और वह यह भी आगे चर्चा करता है कि पुलकेशिन को भी जो यह साम्राज्य प्राप्त होता है वह उसके अंकल से प्राप्त होता है, उसके चाचा के माध्यम से उसको यह राज्य प्राप्त होता है। यह रवि कीर्ति अपने प्रशस्ति में लिखता है पुलकेशिन द्वितीय के लिए। इसके बाद वह आगे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में एक और तथ्य लिखता है। क्या लिखता है? इसके अभियान के बारे में। अभियान, अभियान में क्या लिखता है कि पूरब और पश्चिम का जो तटीय क्षेत्र था, पूरब और पश्चिम का तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, यहाँ पर वो अपना अभियान करता है, यहाँ वो अपना अभियान करता है। हालांकि वो बहुत लंबे समय तक यहाँ पर सफल नहीं हो पाता है और इनकी दोनों वंशों की लड़ाइयाँ पल्लव की और चालुक्यों की चलती रहती है, जिसका लाभ उठा करके चोल और राष्ट्रकूट वंश का उदय होता है। तो क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पल्लव एंड चालुक्य, पल्लव एंड चालुक्य, चालुक्य। इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा कौन उठाता है? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट और चोल, और चोल। तो अब पल्लव और चालुक्यों के जो युद्ध है, जो टकराव है, कहा जाता है ना कि जब दो लड़ेंगे तो तीसरा उसका फायदा उठाएगा। यही यहाँ पर भी हो रहा है। पल्लव और चालुक्य के कॉन्फ्लिक्ट के कारण उसका लाभ उठाते हुए दो अन्य राजवंश चोल और राष्ट्रकूट, इन दोनों राजवंशों का उदय होता है। तो इस प्रकार से ये दक्षिण भारत के दोनों क्षेत्र चल रहे होते हैं। एक और बात जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, पुलकेशिन की जो राजधानी है एहोल, एहोल दो मामलों में सबसे महत्वपूर्ण होती है। पहला बात यह कि वह व्यापार के मामले में महत्वपूर्ण होती है, दूसरा वह सांस्कृतिक मामलों में, क्योंकि मंदिरों का विकास होता है। मंदिरों के विकास होने के कारण वह जो है कल्चर कल्चर का सेंटर बन जाता है। अब कल्चर का सेंटर होने के साथ साथ राजधानी भी है चूंकि, तो वह व्यापारियों का भी विशेष गढ़ बन जाता है। तो इस प्रकार से उसका इंपॉर्टेंस दो कारणों से विशेष होता है। पहला कल्चरल इंपॉर्टेंस, दूसरा मर्चेंट ट्रेड इंपॉर्टेंस। तो इन दो कारणों से एहोल एक इंपॉर्टेंट सिटी के रूप में उभर करके आता है चालुक्य वंश में पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी बन करके। फिर उसके बाद जब हम और आगे देखते हैं, जब हम और अधिक आगे देखते हैं तो अब हमें ये देखने की जरूरत है, मोटा मोटी तो आपने इनका
एक संक्षिप्त इतिहास देख लिया कि पल्लव की क्या दशा थी, चालुक्यों की क्या दशा थी। अब जो दूसरा बिंदु आता है, वो बिंदु ये आता है कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा था, प्रशासनिक ढांचा कैसा था, किस प्रकार से ये अपने राज्य का संचालन करते थे। तो जब आप ये देखेंगे, कहीं भी आप देखेंगे, तो क्या होता है कि जो प्रशासनिक इकाई होती है, वह सबसे पहले ग्रामीण होती है। ग्रामीण क्यों होती है? और प्रथम ही क्यों ग्रामीण होती है? क्योंकि शहरों के विकास का जो बुनियाद होता है, जो वो होता है ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों का विकास होता है। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों को जो है प्रशासन का प्राथमिक या सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। आज भी वर्तमान में भी अगर आप भारत में देखें, तो पंचायती राज जो चल रहा है वह क्या है? वह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, ग्राम सभा। तो इस प्रकार से उस समय भी था। तो अब वहाँ पर जो ये चीज़ें थी, तो वहाँ पे जो उस समय के जो राजा थे हमारे, ये राजा क्या करते थे? सबसे पहले आप ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ले लें, राजा क्या करते थे, ये ऐसे लोगों का लाभ उठाते थे या ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ करके रखते थे, जिनके पास कुछ अलग किस्म का पावर हो। जैसे कोई सोशल लेवल पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, धन हो या ना हो, इसको हम कहते हैं एक एक सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम देखें, तो जैसे कह देते हैं कि फला आदमी के कहने से तो सैकड़ों लोग लट्ठे उठा लेते हैं, या फला आदमी के बोलने से तो इतने लोग एकजुट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। मतलब क्या? उस आदमी की ज़ुबान की वैल्यू है। समाज में उसके बात को तवज्जो दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार के लोग थे। कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी। ऐसे लोगों को जोड़ कर के रखना। कुछ ऐसे भी लोग थे जो बड़े व्यापारी थे, जिनसे धनार्जन का एक बड़ा स्रोत प्राप्त हो सकता था। तो इस प्रकार अलग-अलग क्षेत्रों में जो लोग अपने आप में विशेष थे, तो ऐसे लोगों को जोड़ करके राजा जो है अपने प्रशासन को चलाता था। उदाहरण स्वरूप जो हम देखते हैं, तो हम हरिसेन के बारे में सबसे पहली बात ये देखते हैं कि हरिसेन को 3 पदवियाँ दी गई थी। पहली पदवियाँ ये थी महादंड नायक। महादंड नायक क्या होता है? महादंड नायक उसे कहते हैं जो होता है चीफ जुडिशियल ऑफिसर। यानी आज की डेट में अगर हम कहें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हरिसेन जो था, हरिसेन के पास 3 पदवियाँ थी और इसके साथ-साथ वह कवि और लेखक भी था, हरिसेन। तो हरिसेन क्या था? महादंड नायक। महादंड नायक। महादंड नायक को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं चीफ जुडिशियल ऑफिसर। ऑफिसर। दूसरी जो उसके पास पदवी थी, महामात्य। महामात्य, महामात्य कौन होता है? एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। तीसरी जो उसके पास पदवी थी, वह क्या थी? संधि विग्राहक। संधि विग्राहक यानी वार एंड पीस मिनिस्टर। वार एंड पीस मिनिस्टर। तो इस प्रकार से यह व्यक्ति एक पावरफुल व्यक्ति हो जाता है
उसके पास जस्टिस काम करने का भी है, अधिकार है। वह एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर का भी रोल अदा कर रहा है। वह वॉर एंड पीस मिनिस्टर का भी काम कर रहा है और साथ-साथ वह लेखक और कवि भी है। तो इस प्रकार से वह कई पदवियों को धारण किए हुए है। और दूसरी बात ये कि जो महादंड नायक की पदवी उसे प्राप्त होती है, वह अपने पिता से प्राप्त होती है। यानी जो है वो क्या थे, हेरिडिटी चल रही थी। अगर पुत्र पिता जो है सामंत है, तो उसका जो बेटा होगा वह सामंत होगा। ठीक है? एक पिता जो है ज़मींदार है, उसका बेटा आगे चलकर ज़मींदार होगा। तो इस प्रकार से जो हेरिडिटी सिस्टम चल रहा था और जो लोग पावरफुल थे, उनके माध्यम से जो है शासन को चलाया जा रहा था। यह जो है हम देखने को पाते हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्टर। दूसरी बात जो होती है इनके पास क्या था, ये जो इस प्रकार के जो लोग थे, इनके पास अपनी एक विशेष आर्मी होती थी। विशेष आर्मी कैसी होती थी? विशेष आर्मी इस प्रकार की होती थी कि इनके पास रथ, घोड़े, हाथियाँ, पैदल सिपाही ये होते थे, जिसको मेंटेन करने के लिए ये क्या करते थे? राजा से ज़मीनें लेते थे और ज़मीनें जो लैंड रेवेन्यू होता था, उस लैंड रेवेन्यू से ये अपनी आर्मी को मेंटेन किया करते थे। ये और इस वजह से इनका जो नाम हमें इतिहास में मिलता है, वह सामंत के रूप में आता है। किस रूप में आता है? सामंत के रूप में आता है। तो ये इनका जो है सिस्टम था अपनी एक स्पेशल काइंड ऑफ आर्मी की सर्विस प्रोवाइड करने की। अ काइंड ऑफ आर्मी आप देखिए, काइंड ऑफ आर्मी। ये आर्मी एक तरीके की कैसी आर्मी होती थी? राजा इनको रेगुलर सैलरी पर नहीं रखता था। ये रेगुलर सैलरी पर रखी जाने वाली आर्मी नहीं होती थी। ये एक प्रकार की ऐसी ही आर्मी होती थी जिनका एक जो क्षेत्रीय स्तर का, स्थानीय स्तर का कोई व्यक्ति जो पावरफुल है, जिसके पास ज़मीनें हैं, जिसके पास अपने लोग हैं, जो युद्ध कर सकते हैं, जिनके पास हाथियाँ हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, वे लोग ये एक विशेष प्रकार की सर्विस अपने राजा को प्रोवाइड करते थे। ठीक है? तो इनके पास क्या होते थे? हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सिपाही, पैदल सैनिक, पैदल सैनिक, ये इनके पास होते थे। और ये जो सामंत होते थे, ये राजा के बदले ये सर्विस के बदले राजा से ज़मीनें लिया करते थे। उन ज़मीनों पर जो है फिर वो रेवेन्यू बनाते थे और उस रेवेन्यू का इस्तेमाल जो है इन लोगों पर किया करते थे। हाथी घोड़ों के पोषण पर, रथों के निर्माण पर, पैदल सैनिकों को हथियारों को प्रोवाइड करना, प्लस उनको ट्रेनिंग देना युद्धों की। तो इस प्रकार से ये एक विशेष प्रकार की सेना जो है तैयार की जाती थी और इनका प्रयोग राजा किया करता था। इसके बाद अगली जब हम बात करते हैं जो साउदर्न पार्ट है हमारे भारत का, साउदर्न इंडिया की जो किंगडम्स हैं, विशेष करके जो हम पल्लव को देखते हैं, तो पल्लव के इसमें प्रशस्ति में हमें 2-3 अन्य चीज़ों की जो है असेंबलीज का जो है उल्लेख मिलता है। वो असेंबलीज क्या है? इन असेंबलीज के बारे में जब आप देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि असेंबलीज कैसी थी। पल्लव, पल्लवों के समय की असेंबली, किस समय की? समय का ग्राम आप देख लें, उस समय का ग्राम और शासन। ग्राम और व्यवस्था देखें, क्या व्यवस्था थी ग्राम की? तो उस समय प्रशस्ति में हमें आगे जो जानकारी प्राप्त होती है, वो जानकारी इस प्रकार से प्राप्त होती है कि वहाँ पर कुछ असेंबलीज़ हैं। उन असेंबलीज़ में एक सभा, सभा नाम की असेंबली बनती है, सभा। ये सभा कैसी होती है? यह ब्राह्मणों की सभा होती है और ऐसे ब्राह्मणों की सभा होती है जो लैंड ओनर होते हैं।
यानी ब्राह्मण जमींदारों की सभा होती है। ब्राह्मण जमींदारों का संगठन का संघ, ये ब्राह्मण जमींदारों का संघ होता है। दूसरा जो होता है उर आता है, ये नाम है इनका। ये सभा एक प्रकार की जो संगठन है, जो संघ है, उसका नाम है। इस सभा के भीतर सिर्फ वही जमींदार शामिल हो सकते थे जो ब्राह्मण होते थे। दूसरा जो है वो उर नाम से है। इसमें ऐसे जमींदार शामिल होते थे जो लैंड ओनर थे, जमींदार थे, मगर वो ब्राह्मण नहीं थे, गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण जमींदार। तो इस प्रकार से ये दो असेंबली हमें दिखाई देती है जो ग्रामीण स्तर पर थी। तीसरी एक और आती है, जो तीसरी आती है उसको नगरम के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई आपकी पहली असेंबली, ये हो गई दूसरी असेंबली, और ये हो गई तीसरी असेंबली जिसको नगरम कहा गया है। नगरम यह ऐसी असेंबली होती थी जो शहर के बड़े व्यापारियों की होती थी। तो बड़े व्यापारियों की ये असेंबली थी। व्यापारियों का संघ था ये। तो व्यापारियों का संघ होना क्यों आवश्यक था? व्यापारियों का संघ रहेगा, धनार्जन होगा, धनार्जन भी आवश्यक है। एक तरफ जमींदार ब्राह्मण जमींदार का होना क्यों आवश्यक था? ब्राह्मण जमींदारों का होना इसलिए आवश्यक था कि जमींदार थे, जमीनें थी, तो कृषि के क्षेत्र से तो सहयोग प्राप्त होगा, जो होगा ही होगा। साथ साथ जो रीति रिवाज परंपरा है उधर से भी सहयोग प्राप्त होगा। अब गैर ब्राह्मण जो थे, गैर ब्राह्मण में भी एक चीज कॉमन हो जाती है, कृषि के माध्यम से धनार्जन तो होगा ही होगा, प्लस जो अन्य कार्य हैं ब्राह्मणों से जो बचे हुए वह इधर से प्राप्त हो जाते थे। तीसरा, नगरम धन के लिए जो व्यापारी वर्ग था, जो शहरी क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाला था, उसकी आवश्यकता यहाँ से पूर्ण हो जाती थी। तो इस प्रकार से कई असेंबलियों का ज़िक्र जो है वो होता है पल्लव की जो प्रशस्तियाँ हैं वहाँ पर होता है, जिससे हमें पता चलता है कि पल्लव की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी और दक्षिण भारत की शासन व्यवस्था पर पनप रहा था। इसके बाद जब हम और अधिक आगे बढ़ते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि आम लोगों की बोलचाल की भाषाएँ क्या थी, उनका व्यवहार कैसा था, यानी ऑर्डनरी मैन इन द सोसाइटी एट दैट टाइम। तो जो ऑर्डिनरी मैन थे, कॉमन लोग, ये कॉमन लोगों का, सामान्य लोगों का जो भाषा था वह क्या था? इसमें जो राजा थे, जो है ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी पीपल क्या थे? इसमें राजा और ब्राह्मण, ब्राह्मण ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। संस्कृत भाषा बोलते थे। जबकि महिलाएं महिलाएं और सामान्य लोग, सामान्य पुरुष, वह प्राकृत भाषा बोलते थे। इसका बहुत ही सुंदर वर्णन इसका कालिदास जी ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रसंग से दर्शाया है। तो इस प्रकार जो है दक्षिण भारत के नए एम्पायर्स
उनकी किंगडम को हमने देखा, किस प्रकार उनकी शासन प्रणाली थी, उनकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी, कि उनके रीति-रिवाज किस प्रकार से थे, कवियों का और लेखकों का बोलबाला। इसके अलावा आप देखते हैं कि सृष्टि सृष्टि जो है उनका भी विकास होता है, जो विशेष करके ऐसे लोगों का जो है या सार्थवाह, कारवां जो ग्रुप होता है उसके प्रमुख हुआ करते थे। कारवां क्या होता है? कारवां वो होता है जहाँ पर ग्रुप में एक साथ कई लोग व्यापार करने के लिए जाते थे, या उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करता था। सार्थवाह भी उनको कहा जाता था, जो साथ में चलने वाले लोग होते थे। इसके अलावा जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, उनके जो प्रमुख होता था उसको कुलिक के नाम से, प्रथम कुलिक के नाम से जाना जाता था। ये आप एक नोट कर लें, ये थोड़ा-सा मिस हो गया। प्रथम कुलिक, प्रथम कुलिक ये उनको कहा जाता है जो क्राफ्ट पर्सन का प्रमुख होता था। क्राफ्ट पर्सन का प्रमुख। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पल्लव वंश, चालुक्य दक्षिण भारत में फले-फूले, पनपे। आगे जब हम आएँगे मेन टॉपिक पर, संभवतः ये 9 चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो रहा है। एक चैप्टर और है इस हिस्ट्री में, इसको हम 2 दिनों में समाप्त करके अन्य विषयों पर आते हैं, और जब मेन सब्जेक्शनल सब्जेक्ट पर जब हम आएँगे हिस्ट्री पर आपकी चर्चा करने, तब हम और भी अधिक विस्तार में, डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप व्यस्त रहें, मौन रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और हम आपसे ज़रूर मिलते हैं अपने नए क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नए क्लास।